इसका व्यवस्थित रूप देखा गया नवपाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में ये दोनों स्थितियां थी, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। नवपाषाण काल आते आते ये व्यवस्थित हो गया। मृदुभांड में भी नयापन आया, आधुनिकता आई। जो मृदुभंड पाए गए इस काल में, उसमें भी परिवर्तन देखा गया। ठीक है, उपकरण निर्माण, उपकरणों के निर्माण भी होने लगे। नवपाषाण काल को जानने के लिए इसे 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी क्षेत्रवाइज वर्गों में। पहला है उत्तरी क्षेत्र, जिसमें कश्मीर का क्षेत्र है, यानी झेलम नदी के तटीय क्षेत्र, उत्तर में जो क्षेत्र है। ये क्षेत्र है जहां पे नवपाषाण कालीन अवशेष पाए गए। ठीक है, यहां आयताकार और कंकड़ पत्थर के बने मकानों के अवशेष पाए गए। आयताकार मिट्टी, यानी आयताकार मिट्टी के कंकड़ और पत्थर के बने अवशेष ये पाए गए। ठीक, धूसर पात्र परंपरा नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई। धूसर मिट्टी की बात हो रही है, ये परंपरा, यानी धूसर मिट्टी के जो बर्तन बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, वो नवपाषाण काल में आरंभ हुई। ठीक है, इनमें अच्छी मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। अच्छी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, अच्छी मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए, यानी अच्छी मिट्टी का प्रयोग किया गया मृदुभंड बनाने के लिए, बर्तनों को बनाने के लिए, जो प्रायः लाल रंग के थे। यानी जो बर्तन प्राप्त हुए वो लाल रंग के थे। बुर्ज होम से कुल्हाड़ी छेनी की प्राप्ति हुई। पेधक, गदा शीर्ष और हड्डी के उपकरण ये प्राप्त हुए। कराल से भी अमूमन इसमें यही सामग्रियां प्राप्त हुई। तो जो भेदक जो है वो भाला ही है ना जी। ये भी सब इंक्लूड कर लें। ये सारी सामग्रियां प्राप्त हुई, यानी अब औजार बनने लगे। ठीक है ना, जो जो चीजें मिली हैं उनका प्रयोग किस रूप में होता होगा ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं। खुरपा है, गड़ासा है, कुदाल है, गड़ासा किसी चीज को काटने के लिए,
कुदाल का प्रयोग खेती संबंधी, खुरपे का प्रयोग भी खेती संबंधी। ठीक। चीनी कुल्हाड़ी यानी वो मजदूरी का भी काम करते रहे होंगे। ठीक है। गुमकराल से पालतू पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। पालतू पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई। यहां से हिरण और भालू के अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष प्राप्त हुए। इतिहासकार इससे इतिहासकार इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हिरण और भालू का शिकार किया जाता रहा हो। ठीक है, चाहे वो खाने के लिए या व्यापारिक, दोनों बातें थी। बुर्ज़होम में जो चित्र प्राप्त हुआ, बुर्ज़होम में जो चित्र प्राप्त हुआ उसमें एक व्यक्ति को धनुष बाण से शिकार करते हुए दिखाया गया। एक व्यक्ति जो धनुष बाण द्वारा शिकार कर रहा है, ऐसा चित्र बुर्ज़होम में प्राप्त हुआ। और चीजें क्या मिली? पक्षियों में ठीक है, अवशेषों की बात हो रही है। ठीक है। पालतू पशुओं में शाकिन, कुत्ता और भेड़िया के अवशेष प्राप्त हुए। लोमड़ी जैसा जी। जौ, गेहूं, मसूर व मटर के दाने भी उत्खनन से प्राप्त हुए। तो शाकिन कौन सा जानवर है? लोमड़ी जैसा होता है, छोटा सा। ठीक है, इसके समान ही मान लीजिए, जी सर। थोड़ा अंतर। जंगली कुत्ता है जी, एक प्रकार से। ठीक। किसी विशेष स्थान से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं उससे उस समय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, प्रासाड़ काल और मध्य पाषाण काल। जो ये वस्तुएं मिली हैं आहार संबंधी, ये माना जा रहा है कि ये प्रमुख तत्व रहे होंगे भोजन के। ठीक है, क्योंकि इनका ज्यादा मिलना, और भी चीजें अगर उपयोग होती तो मिलती, हो सकता है होती रही हो, लेकिन प्रामाणिक रूप में ये चार चीजें प्राप्त हुई उत्तरी क्षेत्र से। तो ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि नवपाषाण कालीन मानव इन वस्तुओं का उपयोग ज्यादा करता रहा। अब जब चर्चा होती है कि सब्जियों का, ठीक है, और सब्जियों की जिक्र जब आप करते हो तो आप ये सोचो कि उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? संभव है? नहीं। बहुत मुश्किल है। और ये चीजें ही बच गई। ये बड़ा अचंभित करने वाली चीजें हैं कि ये चीजें बच गई, प्रमाणित रूप से प्राप्त भी हो गए। ठीक। इस क्षेत्र में यहाँ मनुष्यों के शव के साथ उनकी
उनके पालतू जानवरों के शव के शवों को भी दफनाया गया है, इसके भी अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, इसको हटा दें। विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र की जब चर्चा होती है तो बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है ना। बुंदेलखंड, बाघेलखंड, इस क्षेत्र के स्थान है जहां से अवशेषों की प्राप्ति हुई है। यहां पे क्या नई चीज मिली? लकड़ी के लट्ठों द्वारा लकड़ी के लट्ठों द्वारा झोपड़ियों का निर्माण। वो गोलाकार भी थे और अंडाकार भी। यानी जो झोपड़ियां प्राप्त हुई वो लकड़ी के लट्ठों द्वारा बनाई गई थी और गोलाकार और अंडाकार। ठीक, फर्श का भी निर्माण हुआ था, यानी मकान के अंदर फर्श का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, इन मकानों के अवशेषों में मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए, कुल्हाड़ियां भी प्राप्त हुई, हथौड़ियां भी प्राप्त हुई। ठीक, जो नई चीज प्राप्त हुई वो थी सील लोड़े, ये व्यवस्थित रूप में। ठीक ना। और किताबों में आपको ये मिलेगा, मिट्टी की गुड़िया, सही उच्चारण गुड़िया, मिट्टी की गुड़िया। यहां से जो मृत भांड प्राप्त हुए वो लाल और काले दोनों रंगों के प्राप्त हुए। लाल रंग का भी प्रयोग है और काले रंग का भी प्रयोग। ठीक है, मकानों की बात आई, झोपड़ियां यानी मकानों की बात आई, तो जो मकानों के अवशेष मिले हैं वो गोलाकार मिले हैं। गोलाकार। ठीक, जो मकानों की पंक्ति बनी है वो गोलाकार है। पुआल, पुआल समझ रहे हैं? यस सर। पुआल क्या? पैरा। अब मैं पूछूं पैरा क्या? आप बताइए ना। तो ये धान का जो डंठल होता है वही। हाँ, ऐसे कहिए, सब समझ में आया। अवशेष प्राप्त हुए।
ये बिंद क्षेत्र की बात हो रही है, बुंदेलखंड बघेलखंड। कहां से? जो मृदभांड प्राप्त हुए उन बर्तनों में ये अवशेष प्राप्त हुए। पैरे और भूसे किसके लिए हैं? पालतू पशुओं के आहार, ठीक है ना। जैसे आज के समय में पालतू पशु पाले जाते हैं व्यवसायिक दृष्टिकोण से, आज तो व्यवसायिक है, हो सकता है यहां भी व्यवसायिक दृष्टिकोण से जानवरों को पाला जाता रहा हो, ठीक ना। ये संभावनाएं हैं, जो चीजें मिली हैं। अनाज भरने के मटके भी प्राप्त हुए, जो ये प्रमाणित करता है कि यह समय कृषि प्रधान था, यानी कृषि अब उन्नत तरीके से हो रही थी। चलिए अब आ जाइए दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्षेत्र सब वही है। दक्षिण भारतीय नवपाषाणकालीन संस्कृति। दक्षिण भारत का पठारी भारत, पठारी भारत, ठीक है। यहां जो मकान मिले वो बांस बल्ली निर्मित, बांस बल्ली निर्मित, आपने देखा लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग था, इससे पहले जो बात हुई यहां पे था कि बांस और बल्ली निर्मित, यानी बांस का प्रयोग ज्यादा हुआ है और बल्लियों का प्रयोग उसे मजबूती देने के लिए एज ए पिलर के रूप में, ठीक है। वैसे ही था अंडाकार और गोलाकार झोपड़ियां, अंडाकार शेप में बनी थी और गोलाकार शेप में। एक नवीन चीज आई कि इन मकानों को लीपने का मतलब सुन रहे हैं आप लोग। गांव क्षेत्र में अगर निवास करते हैं, पहले तो कच्चे मकान होते थे ना, तो गोबर से उसे फर्श को क्या किया जाता था? बराबर किया जाता था। लीपना मतलब बराबर, एक रो में आ जाता था वो, ठीक है। अब उसके कई साइंटिफिक रीजन भी है, धार्मिक रीजन भी है, उन सब चीजों में अभी मत जाइए। पहली चीज क्या आई नजर कि बांस का प्रयोग हुआ। बांस का प्रयोग का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में बांस की अधिकता होगी, यानी अत्यधिक रूप में बांस प्राप्त होते हो, तभी उनका प्रयोग हो। प्राकृतिक चीजों से ही निर्माण हो रहा है, तो यानी वहां प्राकृतिक चीजों में बांस का प्रयोग ज्यादा है, इसके मतलब बांस वहां ज्यादा मात्रा में है उस क्षेत्र में, इसीलिए उनका प्रयोग है, ठीक है। और गोबर से फर्श को या बाहर के क्षेत्र को लीपने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पशुपालन भी था, ठीक है। धूसर स्लेटी, स्लेटी प्राचीन इतिहास की किताबों में यही लिखा है स्लेटी, वो आप लोग पढ़ती हैं स्लेटी, आधा सा पढ़ती हैं, ठीक। और लाल रंग के मृदभांड पाए गए। एक नया कलर आया स्लेटी, एक नया रंग आ गया, ठीक है। अभी तक आपने काला, गुलाबी, लाल, सफेद रंगों के प्रयोग को देखा, एक नया रंग आया स्लेटी, ठीक है। यानी कुछ प्रक्रियाओं द्वारा एक नए रंग की प्राप्ति की गई। अब आपको भी पता है रंगों से रंगों को मिला के नए रंग बनते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप जब नेचुरल रंगों की बात करते हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनसे नेचुरल रंग मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप दो रंगों को
मिलाते हैं एक क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है कि आप मात्रा अधिक कर दें मात्रा कम कर दें तो जो आप चाहते हो वही मिले, लेकिन उसकी एक क्वांटिटी होगी कि कौन से रंग को अगले रंग में कितना मिलाएं कि ये रंग बन जाए। ठीक, तो यानी अगर नए रंगों का उपयोग हुआ है तो इस कालखंड का व्यक्ति इस चीज को भी जान गया था, या किसी पदार्थ से उसे ये रंग मिल गया। यहां से क्या मिला? तस्तरी, कटोरे और ढक्कन, किसी चीज को ढकने की वस्तु, इनके अवशेष प्राप्त हुए। ये भी एक प्रकार की दाल है, दक्षिण भारत में मिलती है। वह रागी की खेती, यहां पे होती थी क्योंकि ये पदार्थ को प्राप्ति हुई है, अवशेष के रूप में ये पदार्थ मिले हैं। अब आप सोच लीजिए दक्षिण विंध में और दक्षिण में अंतर हो गया प्राप्त पदार्थों में, यानी भोजन के पदार्थों में। आप इस चीज को समझिए कि आप कश्मीर से चलते हैं, ठीक है, कश्मीर का जो भोजन श्रृंखला है, और आप नीचे पंजाब या हिमाचल प्रदेश आते हैं, क्या वही परिस्थिति है या भोजन श्रृंखला में परिवर्तन हो गया? हो गया ना। आप ये सोचिए कि ये आज की चीज नहीं है, ये हमारी प्राचीनतम संस्कृति है। व्यवस्थाओं में परिवर्तन, हमने उन्हीं चीजों को भोजन के रूप में अपनाया जो हमें आसानी से प्राप्त हो गई, या हमारे यहां बहुलता जिसकी रही। ठीक है, हम और आधुनिक हुए तो अन्य फसलों को उगाने लगे। अन्य फसलों को तब उगाने लगे जब हम अन्य संस्कृति से एकाकार होने लगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से आदान प्रदान जब होने लगा। ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं भारत में तंबाकू कौन लेकर आया था? जी बिल्कुल सही, पहला टॉपिक यही था आपका हिस्ट्री का, पुर्तगालीज। और कहां से लेकर आए थे? उत्तरी अमेरिका से। ठीक, तो आप सोचिए ना कहां से चीजें कहां आ गई। यानी जब नया व्यक्ति आया तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आया। ठीक है, पपीते की बात करें, सुपारी की बात करें, और भी अन्य चीजों की बात करें, तो बहुत सारी चीजें कोई दूसरा लेकर आया। ठीक, धीरे धीरे जब ये सारे कल्चर्स अलग अलग कालखंड के जो हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो हैं, जब ये कल्चर्स आगे चलकर एक दूसरे से समाहित हुए, मेलजोल बढ़ा, तो जो खान पान की या और भी अन्य गतिविधियां हैं वो एक समान होने लगी। यानी दूसरे के भी कल्चर को लोग अपनाने लगे। ठीक है, क्योंकि जब आप नवपाषाण के बाद ताम्र संस्कृति पढ़ती है, जिसकी चर्चा अभी होगी इसके बाद, तांबे का प्रयोग, क्योंकि यहां मुद्दा उठता है कि सोना पहले या तांबा, क्योंकि यहां के लोग सोने के भी आभूषण पहनते थे, तांबे के भी। तो कहीं ना कहीं से चीजें तो प्राप्त हुई होंगी। और जब कोई चीज प्राप्त होती है, देखिए हमेशा एक चीज जानिए, उत्खनन जब किसी क्षेत्र का होता है, उत्खनन, और वहां से जब कोई वस्तु प्राप्त होती है, अगर उस वस्तु की अधिकता है, बहुत ढेर सारे, तो इसके मतलब यहां पे उसका निर्माण भी होता होगा, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया। लेकिन जब कोई एक चीज प्राप्त होती है, जैसे आपने मध्यकाल में देखा तांबे का बाड़, वो रियल केस है, कहीं मिल गया
तो आप उससे ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इस कालखंड का व्यक्ति इसे बनाता ही रहा होगा, नहीं, क्योंकि वो बहुत सीमित या एक मिला। तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यापारिक आदान प्रदान में ये वस्तु किसी से प्राप्त करके वो अपने क्षेत्र में लाया होगा। प्रमाणित रूप से आप यही कह सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है। दक्षिण भारत में उत्खनन से जो और साक्ष्य प्राप्त हुए उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो मुर्दे थे, शव, मुर्दे, उन्हें मकान के अंदर दफनाया जाता था। अब एक नई चीज आ गई। दक्षिण भारतीय नवपाषाण कालीन संस्कृति में एक नई चीज आई जो उत्खनन से प्राप्त हुई कि मुर्दों को मकान के अंदर ही दफनाया जाता था। जो उत्खनन से प्राप्त हुआ उससे यह निष्कर्ष निकला। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, क्या सोच हो सकती है उस काल के मानव की? आप शब्द कहेंगे अपनत्व की भावना, कोई अपना है, और अगर कोई अपना है तो अपने आप से इसे दूर कैसे किया जाए? क्यों ना इसे अपने साथ ही रखा जाए। ठीक है, वो अवशेष के रूप में ही है, क्यों ना इसे अपने साथ रखा जाए। क्या ये भावना हो सकती है? हम मान सकते हैं कि शायद यही भावना रही हो कि अपने से इसे दूर क्यों किया जाए, क्योंकि ये अपना ही है, अपना हिस्सा है, तो इसे अपने साथ रखा जाए। अगर ये भावना रही तो हो सकता है इस भावना के फलस्वरूप उन्होंने मुर्दों को मकान के अंदर दफनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कि हम उनसे एकाकार कर सके। अब आप कहेंगे मुर्दों से बात, समस्या तो यही है ना कि मुर्दों से कैसे बात? हम तो जीवित व्यक्ति से बात करते हैं ना बेटा, आप मानते हो? जीवित व्यक्ति से बात करते हैं, मुर्दों से बात हो सकती है? हाँ, हो सकती है। बोलिए, आप ही लोग से प्रश्न है, मुर्दों से बात हो सकती है? नहीं, केवल जीवित व्यक्ति से। मैं किसी को मुर्दा नहीं मानता है, पहली बात समझिए। वो ठीक है, वो व्यक्ति नहीं है। अगर या फोटो मान लीजिए किसी की टंग गई घर में, एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवित नहीं है, क्या उससे आप बात कर सकते हैं? बताइए। नहीं, आप उससे बात नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म में जो अंत्येष्टि संस्कार होता है उसके बाद प्रत्येक वर्ष पिंडदान होता है। प्रत्येक वर्ष आपके हो सकता है घरों में अगर दादा दादी ना हो तो आपके पिताजी करते होंगे। पितृमास आता है, पितृ विसर्जन क्यों करते हैं? आप ये मानते हैं ना कि हमारे पितृ कहीं हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें ये करना है। अगर वो है ही नहीं, हम बात ही नहीं कर सकते, करना क्यों? आप ये धारणा को तो मानते हैं ना? ये आपकी संस्कृति, आपके वेदों में, आपके धार्मिक ग्रंथों में ये इंक्लूड है, यकीन जानिए। और उस दिन जो चर्चा हो रही थी, जब किसी ने प्रश्न किया कि आत्मा क्या होती है, ये प्रश्न आया था, तो आत्मा है क्या? जिसे मुक्ति ना प्राप्त हुई हो वो आत्मा है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप अपने जीवन काल में ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो जीवित ही नहीं है और आपने उनके साथ समय बिताया, चाहे 2 ही मिनट बिताया, आपने उनकी बातों को भी सुना है, ये प्रमाणित है। आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो आप ही जैसा है। ठीक है,
अब निष्कर्ष, बहुत लोग कहते हैं अच्छी आत्मा बुरी आत्मा। अब अच्छी आत्मा क्या होती है, बुरी आत्मा क्या होती है भाई, आप बताओ। आप ही बताओ, अच्छी बुरी आत्मा क्या। अब आप कहोगे जो हमें परेशान करे वो अच्छी आत्मा, और जो हमें परेशान नहीं कर रहा हो तो, अरे सॉरी, जो हमें परेशान करे वो बुरी आत्मा, सॉरी, और जो हमें परेशान ना करे वो तो बहुत अच्छी आत्मा है। तो अगर बुरी आपको परेशान आत्मा कर रही है तो क्यों कर रही है, कुछ रीजन है? क्योंकि कहा गया कि आप इस तथ्य को मानते हैं कहीं ना कहीं। आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, अनपढ़ तो है नहीं, लेकिन आप भी मानते हैं इस तथ्य को, क्योंकि जिस समाज में आप रहते हैं, जिस संस्कृति में आप रहते हैं, आप ना चाहते हुए भी आपको मानना है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मानना है। आप पूजा पद्धतियों को पूरी तरह नहीं मानती, लेकिन आप लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वही देखते चले आए हो बचपन से, ठीक है ना। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस देवता की तस्वीर लगी है, बात करते हैं ना उससे। ये इतना बोला मैं ही पहुंचने के लिए, उससे बात करते हैं, क्या मानते हैं, सुन लेता है, वो भी तो तस्वीर है भाई। आप मंदिर में जाते हैं तो वो भी एक तस्वीर ही मानते हो ना, एक मूर्ति मानते हो ना, ईश्वर को मानते हो ना, लेकिन वो किस रूप में है, तस्वीर या मूर्ति के रूप में। तो आपकी बात सुन लेता है, नहीं सुनता। आप इसीलिए जाते हो बेटा कि वो आपकी बात को सुन ले। आप अपनी तकलीफों को व्यक्त करते हो, किससे? उसी से, और आप उसी से सब कुछ मानते हो। हमारे लिए आसान क्या हो गया, हम कुछ करें ना, बस ईश्वर हमको दे दे। लेकिन तथ्य इससे बिल्कुल विपरीत है। आप गीता को पढ़ें तो गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, बिल्कुल कर्म प्रधान है। आप कर्म कर ही नहीं रहे हो, आप खाट पे सो गए हो और आप अपेक्षा कर रहे हो कि रसगुल्ला मिलेगा, तो वो तो किचन से चल के तो आएगा नहीं ना, आपके मुंह में चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना संभव है। आपको उठना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म प्रधान है, ठीक। यानी हम जो कार्य करेंगे उसकी परिणति हमें प्राप्त होगी, ठीक है ना। आप किसी कार्य को करें ही ना और आप ये सोचे कि हो जाएगा, ये संभव ही नहीं। आप प्राचीन इतिहास के तथ्यों को देखें, यहां पे इस काल का मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। जब वह ज्ञानहीन था तब, और जब ज्ञान युक्त हो गया तब, दोनों कालखंडों में भोजन प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहा है। पुरापाषाण काल में बड़े बड़े जानवरों का आखेट या उनसे भोजन को छीनना, ये छोटी बात थोड़ी ना, ठीक है। आज के परिवेश में कोई व्यक्ति खड़ा है और हाथी से लड़ने पहुंच गया, लड़ रहा है, तो आप कहोगे मूर्ख है। आज के परिवेश में आप मूर्ख कहोगे, लेकिन पूरा पाषाण कालीन मनुष्य को आप मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि उसे प्राप्त करना है, अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ पाना है, तो वो ऐसी परिस्थिति को उसने अपनाया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब वो और आधुनिक हो गया तो अन्य चीजों का भी प्रयोग करने लगा, नहीं छोटे जानवरों का शिकार। नवपाषाण काल में आया तो बहुत आधुनिकता आ गई, ठीक है। जो अस्त्र शस्त्र बने वो दूरी से ही किसी चीज को मार सकते थे। धनुष बाण की बात आई, जो बुर्जों में मिला प्रमाण, यही प्रमाणित करता है कि बहुत दूर से आप किसी जानवर का शिकार कर सकते हैं। तो यह आधुनिकता आई, नयापन आया। मध्य पाषाण कालीन में देखा कि जहां जहां बलूचिस्तान के जिन जिन क्षेत्रों में जो जो संस्कृतियां थी, वहां दफनाने और जलाने की भी व्यवस्था थी। जलाने का संस्कार आपने देखा,
इसकी चर्चा हुई थी अभी पीछे के क्लास में। लेकिन एक नई जो चीज आई वो ये चीज जो आई, ये थोड़ा प्रश्न भी उठाता है, थोड़ा दिमाग को हिला भी देता है कि जहां अन्य क्षेत्रों में शवों को दफनाया गया किसी एक निश्चित स्थान पे, ठीक है, किसी एक निश्चित स्थान पे, ठीक, वहीं यहां पे मकान के अंदर दफनाया गया। एक नवीनता आ गई, एक नई व्यवस्था ये आ गई। अब ये सोचने के लिए मजबूर कर दे रही है कि आखिर ये क्या मानसिकता रही होगी, उन्होंने क्या सोचा होगा इसके लिए। आप इस पे तमाम तर्क दे सकते हैं, एक मैंने ही दिया कि कोई अपना है, उसका अपनापन, एक तर्क तो मैंने दे दिया, और भी कई तर्क हो सकते हैं इस पे। आप जितना सोच सकते हो सब कुछ इसमें हो सकता है। और मैंने आपसे कहा कि इतिहास में अगर किसी कालखंड के बारे में आप सोच रहे हो तो आपको यहां मौजूद होना होगा। आपको वो मकान, चाहे अंडाकार और चाहे गोलाकार, जो मकान है उसके अंदर उपस्थित होना पड़ेगा और वहां खड़े होकर सोचना होगा कि ऐसा कैसा रहा होगा। ठीक, विंध्य क्षेत्र में जहां आपने देखा कि फर्श बनाए गए, वो ईंटें पत्थरों के रहे हो, ईंट के रहे हो, कच्ची ईंटों के रहे हो, जो भी रहे हो, फर्श बनाए गए, और यहां देखा कि गोबर का लेप हो रहा है। क्या यहाँ पे पत्थरों और ईंट पर्याप्त मात्रा में नहीं थे? ये भी प्रश्न उठता है, क्योंकि जो प्रमाण मिले हैं आपको, आप उसी थॉट पे चलेंगे, उसके आगे पीछे हम हो ही नहीं सकते। केवल आकलन कर सकते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, वो प्रमाणित है ऐसा नहीं है, हमारा आकलन है कि ये हो सकता है, यही हुआ होगा। ठीक, तो मकान के अंदर क्या हुआ? दफनाया गया। चलिए, मध्य गंगा घाट, मध्य गंगा घाट, उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, जहां चिरांड नामक स्थान से इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, अब एक चीज कॉमन याद रखिएगा, दक्षिण पठान में जो जो बातें हुई हैं उसको दिमाग में जरूर रखिएगा। जो बर्तन प्राप्त हुए वो काले, लाल रंग के। दक्षिण के पठारी में भी ऐसे ही यही था ना। दक्षिण के पठारी में जो मृदभांड पाए गए वो काले, सलेटी और लाल रंग के थे। अंदर क्या हुआ? यहां पे इन बर्तनों में जिन रंगों का प्रयोग किया, काले, सलेटी, लाल रंग के प्रयोग किए गए, उस पे आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई गई, उकेरी गई। कुछ अंतर हो गया, ठीक है, यानी अपनी व्यवस्था के अनुरूप चीजों को बनाया गया। अब ये तो हम नहीं जानते कि दोनों क्षेत्रों का एकाकार है कि नहीं है। बहुत सारी चीज, बहुत उपकरण तो सेम है, एक जैसे, लेकिन क्या आदान प्रदान है? क्योंकि जब आप दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिण में भी यही रंग के बर्तन प्राप्त हुए, लेकिन उन पर कहीं भी लकीरें नहीं है।
तो क्या ये माना जाए क्योंकि मध्य गंगा बिहार का क्षेत्र है तो दक्षिण से आसानी से एकाकार हो सकता है? कर्नाटका या आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है यहां से हो सकता है, अगर हम तमिलनाडु केरल को छोड़ भी दें तो यहां से तो हो ही सकता है। तो क्या हम ये माने कि जो मध्य गंगा के लोग थे उनका आदान प्रदान रहा होगा व्यापारिक, इस क्षेत्र से वस्तुओं का आदान प्रदान? क्योंकि जब उत्तर का क्षेत्र आप देखते हैं, विंध्य का क्षेत्र देखते हैं, तो जहां वहां बर्तनों की या मृदभांड की बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग है। दक्षिण और मध्य गंगा के मृदभांडों का रंग एक ही है, एक जैसा, बस अंतर केवल इतना कर दिया गया कि आड़ी तिरछी रेखाएं बना दी। क्या ये बताने के लिए कि हम दक्षिण नवपाषाण कालीन संस्कृति से थोड़ा अलग है? ये बारीक चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी और इतिहास में हमेशा अपना आकलन प्रस्तुत करना चाहिए। जो इतिहासकारों ने आकलन दिया है वो तो दिया है, आप एक विद्यार्थी के रूप में भी इतिहासकार हैं, क्योंकि आपको अपना मत रखना है हमेशा कि आपका विचार क्या कहता है इस तथ्य को लेकर। ठीक है, आड़ी तिरछी रेखाएं, धान, मूंग, जौ उत्तर भारत में और विंध्य क्षेत्र में ये चीजें हैं। वह मसूर की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए, यानी ये चीजें मिली हैं, इसके मतलब यहां पे इन चीजों की खेती हो रही होगी। ठीक है, जो प्रमाण मिले हैं उसमें आखेट, जीविका का प्रमुख साधन था। जो यहां से प्रमाण मिले हैं उसमें आखेट जीविका का प्रमुख साधन था। ठीक है, अगला देखिए, मध्य पूर्वी नवपाषाण कालीन संस्कृति। इसमें क्षेत्र है, उसमें उत्तरी बिहार था, इसमें दक्षिण बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये क्षेत्र आते हैं। मयूरभंज, बरौनी दक्षिणी बिहार में और उड़ीसा का मयूरभंज से इस नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए, जहां से हस्त निर्मित और चाक निर्मित मृदभांड पाए गए। चाक निर्मित मतलब कुम्हार का देखा है, पहिए वाला, जी वही चाक। यहां से कुल्हाड़ी, छीनियां, लोढ़े, ये उपकरण प्राप्त हुए। गदा शीर्ष का मतलब समझ रहे हैं?
उसके पकड़ने वाला हत्था नहीं, ऊपर केवल गदा का ऊपरी भाग, खंडित गदा शेष भी प्राप्त हुआ। ठीक। कृषि और पशुपालन के प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हुए। देखिए, सारी संस्कृतियों में, नवपाषाणिक कालीन क्षेत्रीय संस्कृतियों में कृषि और पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। न मकानों से संबंधित कोई विशेष अवशेष प्राप्त हुए जो ये प्रमाणित करें कि मकानों का निर्माण कैसे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से केवल उपकरणों की प्राप्ति हुई। हो गया, आगे बढ़े। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर असम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहां से जो बर्तन प्राप्त हुए, थोड़ा अंतर, बस बेटा अंतर देखते चलिएगा, किस क्षेत्र में क्या अंतर रहा। मोटे और मध्यम गढ़न के, मध्यम गढ़न, मध्यम गढ़न का मतलब मध्यम, ठीक है, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, जो लाल मृदभांड, यानी जो मृदभांड मिले हैं वो लाल रंग के थे, यानी बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग। यहां से पत्थरों की कुल्हाड़ी, छेनी, पत्थरों की कुल्हाड़ी, ध्यान दीजिएगा इसका, छेनी, बसुले, बसुले, मूसल, मूसल समझ रही है? नहीं सर, नहीं जानती मूसल? वो लकड़ी का वो देखी है जिसमें एक बड़े से डंडे से किसी पदार्थ को कूटा जाता है, मूसल समझ गई आप? चलिए, पत्थर की कुल्हाड़ियां, यहां पत्थर की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई, छेनी, बसुले, मूसल, ठीक है। आप ये देखिए, प्राकृतिक क्षेत्र के अनुरूप उपकरण है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिस क्षेत्र की जैसी व्यवस्था है उसी के अनुरूप उपकरणों की निर्माण किया गया है, ठीक है। यहां पर झूम कृषि का प्रचलन था, पता है आपको झूम कृषि? ये कहां पे होती है? जी, पहाड़ों पे। ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना, झूम कृषि। ये आपका हो गया। अगला टॉपिक है आपका ताम्र संस्कृति। ताम्र संस्कृति या ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, इसे 1800 ईसा पूर्व से
1000 ईसा पूर्व, और कुछ जगहों पे 800 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, ताम्र मतलब तांबे की, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि नवपाषाण काल के अंत तक मनुष्य धातु का प्रयोग करने लगा था। धातु का प्रयोग उसने आरंभ कर दिया नवपाषाण काल के अंत तक। ठीक, यहां पे धातु के संबंध में एक विवाद है कि मनुष्य ने पहले कौन सा धातु इस्तेमाल किया। एक विवाद है यहां पे, बहुत से इतिहासकारों ने ये विवाद है। B.L. लूडिया इतिहासकार है, इनका मानना है कि इस काल के व्यक्ति ने सर्वप्रथम सोने का प्रयोग किया, स्वर्ण, सोने का। लेकिन जो साक्ष्य प्राप्त हुए, और बहुतायत इतिहासकारों का यह मानना है कि सबसे पहले का प्रयोग हुआ तांबे का प्रयोग। ठीक है, ताम्र का ही प्रयोग क्यों? अब यह प्रश्न उठता है, अगर धातु के प्रयोग में बात की जाए तो तांबे का ही प्रयोग क्यों? कोई एक कारण आप बताना चाहें? भाई, पत्थरों के औजार तो बड़े मजबूत है ना, मानते हैं मजबूत है, लेकिन समस्या ये है कि कभी कभी वो टूट भी जाए, और जहां उनका लचीलापन होना चाहिए वहां वो लचीले भी नहीं। तांबे में ये खूबी है और